Hello students, welcome to the world of Mentara 1.0 and I am your mentor। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो एक सिंगल पॉइंट अगर है तो उससे हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, है ना। जैसे ये ऐसे करके हम बहुत सारी लाइंस यहाँ से जा सकती हैं इसको इसके ऊपर से, है ना। तो ये हो जाता है हमारा फॉल्स। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं, अब 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, तो नहीं, ये भी फॉल्स हो जाता है क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है ना। इस 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, और ये है जो हमारे यूक्लिड है उनका पोस्टुलेट 1। ठीक है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ठीक, फिर थर्ड नंबर है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाता है ट्रू। ठीक, टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट जो है उसको हम इनफाइनाइट मतलब दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, तो हाँ बढ़ा सकते हैं, ये पोस्टुलेट नंबर 2 बोलता है। ठीक, फिर आते हैं 4 नंबर पर, कहता है कि इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी ट्रू है। ठीक, और ये ट्रू है एक्सियम 4 से कि सर्कल्स, जैसे 2 सर्कल्स अगर इक्वल हैं, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके रेडियाई जो होंगे वो भी कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, ये एक्सियम 4 कहता है। ठीक, फिर क्वेश्चन 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 कह रहा है कि फिगर 5.9 में इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये भी ट्रू है, ये एक्सियम 1 है ना, कि अगर कोई 2 चीज़ इक्वल है और फिर वो 2 चीज़ और इक्वल है, तो वो पहली और तीसरी चीज़ भी, पहली दूसरी इक्वल है, दूसरी तीसरी इक्वल है, तो मतलब पहली और तीसरी भी इक्वल होगी। ठीक, ऐसे सिंपल भाषा में आप समझिए इसको। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर वन टर्म्स that need to be defined first, what are they and how might you define them। definitions देनी है इसकी, और कह रहे हैं कि इसमें कौन से टर्म्स होंगे जिनको फिर से डिफाइन करना, मतलब पहले डिफाइन करना ज़रूरी होगा, और कैसे आप डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पहले तो इनको हम डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है पैरेलल लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन्स क्या है, पैरेलल लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन्स। अब यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर आपको नोट करना है तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पैरेलल लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन्स विच being in the same plane and being produced indefinitely in both directions do not meet one another in either direction। क्या कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन्स वो स्ट्रेट लाइन है जो एक तो सेम प्लेन में होना चाहिए, है ना, और दूसरी चीज़ वो दोनों तरफ हम उसे बढ़ा सकते हैं, और चाहे जितना उसे हम दोनों तरफ बढ़ाएं लेकिन वो फिर भी मीट नहीं करेगी, मतलब कुछ ऐसे होगी, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, हमारी डेफिनेशन थी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस which being in the same plane and being produced indefinitely in both direction do not meet one another in either direction। ठीक, अब यहाँ पे अदर टर्म कौन सा आता है, जैसे अदर टर्म आता है प्लेन ना। प्लेन जो है, प्लेन को हमने देखा था कि ये अनडिफाइंड टर्म पहले से ही है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, when a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of equal angle is right and the straight line standing on the other is a perpendicular to that on which it stands।
कहने का मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी और स्ट्रेट लाइन के ऊपर सेटअप हो जाती है और उसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल हो एक दूसरे के, और वो इक्वल एंगल्स राइट एंगल हो, और हाँ वो इक्वल एंगल्स राइट एंगल हो, तो वो जो स्ट्रेट लाइन जो उसके ऊपर सेटअप हुई है ना वो हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, कुछ इस टाइप से। ये जो सेटअप लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, अगर आपको फिर से डेफिनेशन चाहिए तो रिवर्स करके देखिए, डेफिनेशन पूरी मैंने बोली हुई है। ठीक है, इसमें अदर टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, राइट एंगल हो गए। अब इसको डिफाइन आप लोग करिए। ठीक, अब आते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक, सिंपल सा, लाइन सेगमेंट विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या अदर टर्म मिलेगा? पॉइंट, एंड पॉइंट फिर से अनडिफाइंड टर्म है हमारे यूक्लिड के ज्योमेट्री में, है ना, या ज्योमेट्री में। फिर रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे अदर टर्म क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है, उसके अलावा सर्किल हो जाता है ना, इनको डिफाइन करना है। फिर स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अदर टर्म है क्वाड्रिलेटरल, साइड्स हो गया, एंगल्स हो गए। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है समझाना, नॉट नोट मेकिंग। मतलब ये नहीं कि मैं आपको लिखा लिखाया दे दूं और आप उसे छाप लें। ठीक, खुद से लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Okay, यहाँ पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि there दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है A and B। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B, और इसके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है C विच इज़ इन बिटवीन A एंड B, इसके बीच में है C। ठीक, फिर दूसरा क्या बोल रहा है? मतलब ऐसे अगर हम एक लाइन बनाए तो एक लाइन बन जाएगी पूरी। फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। ऐसे हम कर सकते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, तो ये एक लाइन में तो नहीं है, यहाँ लाइन बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या बोल रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स और एक्सप्लेन। ठीक, तो यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स देखे तो अनडिफाइंड टर्म्स हमें जैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गया, ऐसे लाइन हो गया, इस टाइप के अनडिफाइंड टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें ये दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं, तो हाँ कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस से डील कर रहे हैं। हाँ, कंसिस्टेंट का मतलब दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट है सी जो कि दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करता है, ए और बी के बीच में, या पहले हम लाइन बना लेते हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इसके बीच में एक पॉइंट है सी। ठीक, और ये बोल रहे हैं जो ए सी है वो इज इक्वल टू है बी सी के। ठीक है, तो बताना है कि जो ए सी है वो 1/2 ए बी है। ठीक, चल तो ये क्या हो गया? ए सी
इज इक्वल टू बी सी। ठीक, अब हम क्या करें, ए सी से दोनों तरफ प्लस करा दें। अब इधर देखिए, ये हो गया 2AC, यहाँ लिखती हूँ 2AC, और इधर क्या हो गया, AC प्लस BC क्या बन गया, AB, है ना। AC प्लस BC क्या बन गया, AB। ठीक, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 AB। हो गया ना, बहुत इजी सा था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, in question number 4, point C is called a middle point of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one middle point. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो C यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 4 में, जो C है ना, ये मिडिल पॉइंट है AB का। और हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही एक मिडिल पॉइंट होता है। तो हम मान के चले कि 2 मिडिल पॉइंट्स हैं, और उन दोनों मिडिल पॉइंट्स को हम दिखा देंगे कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने कहा कि C एंड D ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिडिल पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट। ठीक, तो अगर C मिड पॉइंट है, पहले हमने C को मिड पॉइंट लिया। ठीक है, जब C मिड पॉइंट लिया हमने, तो हमारी लाइन AB थी, लाइन सेगमेंट AB था, इसका मिड पॉइंट C हो गया। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, है ना। फिर जब हमने D को मिड पॉइंट लिया, तो हमारा जो लाइन AB है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा D, है ना। तो यहाँ पे ये AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक, अब लाइन तो AB ही है ना, ये वाली AB और ये वाली AB दोनों इक्वल है। ठीक, ये AB और ये AB इक्वल है, तो एक बार AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, और इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस BD, है ना। अब AC BC भी इक्वल है AC के, है ना। AD BD भी इक्वल है AD के, प्लस यहाँ पर, है ना। ये क्या हो गया, 2AC इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे 80, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है 2AD ना। तो ये क्या है, AC इज इक्वल टू AD, मतलब क्या है कि इसका हाफ और इसका हाफ इक्वल है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम AC अगर AD के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो BD के इक्वल है ना। मतलब जो हमारा C है ना, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब AB और AB को हम कोइंसाइड कराएंगे, तो C जो है वही D के इक्वल आ जाएगा, है ना। C और D कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब जो C जो मिडिल पॉइंट है ना, वो यूनिक है ना। समझ आया, मिड पॉइंट जो है, मुझे पता है अभी स्पेस नहीं मिल पा रही है, मिड पॉइंट जो है वो क्या है, यूनिक है। ठीक, चलो, लेकिन समझ तो आ गया होगा वैसे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो कमेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, लेकिन उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि फिगर
5.10 में AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। क्या बोल रहे हैं कि जो AC है वो इक्वल है BD के। ठीक, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, और BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, है ना। अब देखें तो BC से BC कैंसिल, AB इक्वल आ गया CD के। कितना सिंपल सा था, है ना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है? Y इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे एक्सियम नंबर 5, एक्सियम नंबर 5 क्या बोल रहा है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला जा रहा है? तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए बोला जा रहा है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे एक रोटी है या फिर आजकल पिज़्ज़ा बहुत चल रहा है। एक होल पिज़्ज़ा है और एक स्लाइस पिज़्ज़ा है, कौन सा ज़्यादा है? होल ना। एक होल रोटी है और एक स्लाइस है रोटी का, क्या ज़्यादा है? एक होल एप्पल है और एक स्लाइस ऑफ एप्पल है, क्या ज़्यादा है? होल एप्पल, है ना। तो इसीलिए ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा या आपको दिख नहीं रहा जो मैं लिख रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और खुद से एक्सरसाइज को करने की कोशिश किया करिए, है ना। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसके साथ साथ आप करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।